जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी में 2020 के पेपर हो चुके हैं, तो उसका डीएफ का भी फॉर्म निकल चुका है। तो अब हम मेंस के जीएस 2 पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है, प्रिंटेड हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इसमें लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय अ क्वेश्चन पार्ट इंडिकेटर अगेंस्ट इट। उसमें जो मार्क्स इंडिकेट दिए गए क्वेश्चन के, वो उसके आगे आखिरी में दिए गए हैं। और इसमें ये भी ध्यान देना है कि 1 से 10 तक के क्वेश्चन को हम 150 वर्ड्स में लिखेंगे, और 11 से 20 क्वेश्चन तक को हम 250 वर्ड्स में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। ये हमसे पूछा गया है, तो इसमें हमें टिप्पणी करनी है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसके अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति को, भ्रष्ट आचरण का जो भी दोषी व्यक्ति होगा, जिसका आचरण भ्रष्ट होगा या वो भ्रष्टाचार फैलाता होगा, उसको अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया, उसको अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया मतलब वो योग्य नहीं है किसी भी ढंग के काम को करने के लिए, उसकी जो प्रक्रिया होगी उसका सरलीकरण की आवश्यकता है, उसको और आसान बनाने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में हमें टिप्पणी करनी है। कितने वर्डों में करनी? 150 वर्डों में करनी है। तो इसकी टिप्पणी आसानी से की जा सकती है। पहले तो हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में जानेंगे, फिर उसको अयोग्य ठहराने की जो प्रक्रिया होती है वो जानेंगे, फिर उसको किस तरीके से और आसान बनाया जा सकता है, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या टर्म्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में हम इसमें मेंशन करेंगे। और इसको हमें 150 वर्ड्स में ही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीआई के बारे में किए गए हालिया संशोधन में कुछ हाल के संशोधन किए गए हैं। तो वो जो संशोधन है वो सूचना आयोग की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। तो हमें सबसे पहले तो सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है कि आरटीआई क्या है, आरटीआई कब लागू किया गया, आरटीआई में क्या क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं, इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो भी हालिया संशोधन हुआ है, जो भी संशोधन हुआ है, तो वो किस तरीके से सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से। कोई पॉलिसीज़ जो इतना ओपन है वो कंबाइंड हो जाती हैं या डुअल नेचर की हो जाती हैं, वो रिजर्व मोड पे चली जाती हैं, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हम ये 150 वर्ड्स में ही लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? इसमें लिखना है आपके विचार सहयोग, पहला चीज़ कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन, संघर्ष, किस प्रकार से भारत में महासंघ को, फेडरेशन, महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। तो हमें ये लिखना है कि देखो, पहले तो बात में महासंघ के बारे में थोड़ा वो लिखना है, फेडरेशन क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है। फिर उसके बाद उसमें जो टर्म्स इसमें पूछे गए हैं, कॉपरेशन, संघर्ष, सहयोग क्या चीज़ है, सहयोग किस तरीके से फेडरेशन को और बेटर बनाती है, कंपटीशन किस तरीके से फेडरलिज्म को और बेटर तरीके से मापती है, और संघर्ष किस तरीके से फेडरलिज्म और फेडरेशन को और भी बेटर वे में लेके जाने की कोशिश करता है। तो उसके बारे में फिर हम ये लिखेंगे। और रिसेंटली कुछ हमारे पास उदाहरण है जो फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं या उसके आकार को कम करते हैं, तो वो उदाहरण देंगे। जैसे फेडरलिज्म है तो कोई क्रांति उससे जुड़ी हुई है फेडरलिज्म से, या कोई एक्ट में संशोधन किया गया है, तो उसको हम एज अ उदाहरण के तौर पे लिख देंगे। ये हमें 150 वर्ड्स में ही करना है।
एक और क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया एंड यूके, हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। हाल के समय भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय, कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम। तो पहले तो भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में लिखना है, उसके बाद यूके की न्यायिक व्यवस्था के बारे में लिखना है, जो भी आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसीज हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिस फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इस तरीके से यूके की भी पेनल कोड्स हैं, उसके बारे में हमको लिखना है। उसके बाद इसमें लिखा, दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्य प्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं का आलोकित करना। तो दोनों राष्ट्रों की जो न्यायिक कार्य प्रणाली हैं उसके प्रैक्टिसेस में उसको हाईलाइट भी करना है। हाईलाइट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि दोनों राष्ट्र के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं और पीनल कोड्स हैं उनमें से मेन टर्म्स को उठा सकते हैं। जैसे हम इंडिया के से सेकुलरिज्म को उठा सकते हैं, फेडरलिज्म को उठा सकते हैं, सोवेरेनिटी को उठा सकते हैं। इस तरीके से जो भी टर्म्स आते हैं वो हम उठा के इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, और जुडिशल प्रैक्टिसेस के टर्म्स में हमको लिखना है कि जुडिशल प्रैक्टिस जैसे हाई कोर्ट में क्या क्या पावर्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम किस बेस पे काम करता है, तो और किस तरीके से ये कन्वर्जेंट हो जाता है, किस तरीके से डाइवर्जेंट हो जाता है, किस तरीके से इंक्रीज़ होता है, किस तरीके से डिक्रीज़ होता है। तो ये हमें पॉइंट पे फोकस करते हुए लिखना है। एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, एक बार का स्पीकर वो हमेशा का स्पीकर बन जाता है। क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्य प्रणाली को स्वीकारना चाहिए? तो ये 5वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा है, एक बार का स्पीकर सदैव हमेशा का स्पीकर होता है, क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्य प्रणाली को स्वीकारना चाहिए? तो अगर अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम पे के कई सारे टर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो ये होना चाहिए ये। और अगर हम मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम से बाहर अगर हम देखते हैं, जैसे अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए चलते हैं और जुडिशियल सिस्टम को देखते हुए चलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इस पे फोकस करते हुए लिखना। पहले लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना है कि लोकसभा अध्यक्ष पद का जो भी इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो कैसी होती है, टर्म्स क्या क्या होते हैं, और उनका वर्किंग शेड्यूल क्या क्या होता है, उनके पावर्स क्या क्या होती हैं, और मंजूरी किस तरीके से देते हैं वो किसी भी बिल को। तो ये इस तरीके से ये हमें पहले लिखना। उसके बाद फिर ये स्वीकारना चाहिए कि नहीं स्वीकारना चाहिए। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया, बाद में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो जाएंगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के फंक्शंस को भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली हमें बनाए रखना है तो ये एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर को लागू करने के बाद इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो मैंने अभी कहा ना कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को ध्यान रखते हुए अगर हम लिखते हैं तो ये सही है। तो वही पूछा गया इसमें कि भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यप्रणाली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो ये अच्छे परिणाम हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमको लिखना है। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस भी हमको करनी है, इसमें थोड़ा बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है जो कि करंट अफेयर्स से हमें मिल सकते हैं। अभी संसदीय कौन सी कोई नई कमेटी गठित की गई है या कोई नया कमीशन बनाया गया है किसी जांच प्रणाली के लिए, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से छठा क्वेश्चन भी है, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिए। सामाजिक विकास, इन ऑर्डर टू इन्हेंस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ जीरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ। तो सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। सामाजिक विकास की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं? वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, चाइल्ड केयर प्रोटेक्शंस हो सकते हैं, और जियोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं काफ़ी सारी, और वाटर क्राइसिस हो सकती है, फूड सिस्टम्स हो सकता है, और फ्लड्स सिस्टम्स हो सकता है,
और क्लाइमेट चेंजमेंट हो सकता है, क्लाइमेट डेवलपमेंट हो सकता है। ये सब सामाजिक विकास की संभावनाएं हैं जिनको बढ़ाया जा सकता है। इसमें विशेषकर जरा चिकित्सा और मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में पूछा गया है कि इसमें मातृ स्वास्थ्य देखभाल क्या हो सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट ही लिख सकते हैं, वुमेन मेडिकल हेल्थ केयर भी देखी जा सकती है। इसके क्षेत्र में लिखना है सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियाँ क्या क्या हैं, संबंधी नीतियों की आवश्यकता है कि नहीं है, आवश्यकता ज़रूर है। क्या क्या नीतियाँ हैं, तो इसमें कई सारी हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नारी कल्याण केंद्र खोले गए हैं और नारी कल्याण केंद्र खोले गए हैं। और इसमें जैसे ये उत्तर प्रदेश में नारी सम्मान केंद्र खोला गया है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए एक अलग से एक संगठन खोला गया है जो कि साइबर क्राइम्स वगैरह देखे, वो खासकर लेडीज़ और वुमेंस के लिए ही है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में कई सारे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चालू किए गए हैं जो मात्र स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं। अगर स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बात करेंगे तो कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च की गई, स्कीमें लॉन्च की गई हैं। आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है, कर्नाटका में लॉन्च की गई हैं, मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है, बिहार में। इस तरीके से जो भी छोटे स्तर के प्राथमिक केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र, उनका जो बजट होता है उसको बढ़ाया गया है। इस तरीके से हम ये नीतियाँ बना सकते हैं। नीतियाँ तो काफ़ी सारी बनाई जा सकती हैं, तो ये नीतियाँ हम काफ़ी बना सकते हैं। इनको 150 वर्ड्स में ही हमको मेंशन करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी हमने सिर्फ छः क्वेश्चन डिस्कशन करे हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक